5 फरवरी 2026 की दोपहर को टेनेसी के एक शांत पड़ोस में एक मेडिकल इमरजेंसी की सूचना पर पहुंचे डिप्टी अधिकारी एक ऐसे दृश्य में पहुंचे जो जल्दी ही एक हत्या की जांच में बदल गया। उस घर के अंदर डेरन ली नाम का एक आदमी था जो एक पूर्व एनएफएल लाइनबैकर था। खेलों में कुछ कहानियां जानी पहचानी राह पर चलती हैं। शुरुआत में उभार, फिर संघर्ष और अंत में गुमनामी। और कुछ समय के लिए ली की कहानी भी उन्हीं में से एक लग रही थी। एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी जिसका प्रोफेशनल करियर कॉलेज के दिनों में दिखी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। आज कहानी ने कहीं ज्यादा भयावह मोड़ लिया है, क्योंकि डेरन ली सिर्फ कोई असफल पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी नहीं है। वो आदमी सलाखों के पीछे है और फर्स्ट डिग्री मर्डर का आरोपी है। कोई व्यक्ति एनएफएल में खेलते हुए सिर्फ 10 साल बाद इतने बेरहम अपराध के आरोपों का सामना कैसे कर सकता है? इसे समझने के लिए हमें शुरू में लौटना होगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं एलीट 100 में था। क्या इसे यही कहते हैं? एलीट 100 इंडियाना में है और मैंने सबसे तेज आदमी का खिताब जीता। मैंने दुनिया का सबसे तेज आदमी का खिताब जीता और मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। मेरा दिन अच्छा था, मैं वहाँ सबसे तेज था। ये थोड़ा विडंबनापूर्ण था क्योंकि अब मैं काफ़ी तेज लड़का हूँ। मेरे पास अनगिनत यादें हैं, लेकिन वही एक याद मुझे पक्के तौर पे याद है। डेरन ली न्यू एल्बानी ओहायो में बड़े हुए। शुरू से ही साफ था कि उनमें कुछ खास है। वो न्यू एल्बानी हाई स्कूल में एक बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी बन गए और उन्हें बॉस्टन कॉलेज, ड्यूक इलिनॉय, पर्ड्यू और मिनेसोटा से ऑफर मिले। उन्होंने घर पर रहकर ओहायो स्टेट के लिए खेलने का निर्णय लिया। वहां वो देश के सबसे जबरदस्त लाइनबैकर्स में से एक बन गए। उनका कॉलेज करियर 2015 शुगर बाउल में अल्बामा के खिलाफ कॉलेज फुटबॉल प्लेऑफ सेमीफाइनल में चरम पर था। 7 टैकल और 2 सैक्स के साथ ली को उस मैच का डिफेंसिव एमवीपी चुना गया। यह एक शानदार प्रदर्शन था जिसने पूरे फुटबॉल जगत को बता दिया कि अब वह अपनी पहचान बना चुके हैं। 11 दिन बाद बक्कीज ने ओरेगन के खिलाफ नेशनल चैंपियनशिप जीत ली। नेशनल चैंपियनशिप की अंगूठी मिलने के बाद ली ने ओहायो स्टेट को समय से पहले छोड़कर 2016 एनएफएल ड्राफ्ट में शामिल होने की घोषणा की। अगला चरण एनएफएल कॉम्बाइन था, जो 1 हफ्ते तक चलने वाला मूल्यांकन था, जिसमें खिलाड़ी शारीरिक परीक्षण, मेडिकल जांच और टीम इंटरव्यू से गुजरते हैं। ली ने 40 यार्ड डैश को 4.43 सेकंड में दौड़कर स्काउट्स को प्रभावित किया। यह एक लाइनबैकर के लिए शानदार गति है, जो कई एनएफएल वाइड रिसीवर से भी तेज है। न्यूयॉर्क जेट्स ने उन्हें पहले राउंड में 20वें स्थान पर चुना और $10.28 मिलियन की गारंटी के साथ 4 साल के लिए साइन किया। बात आखिर इसी पल तक आ पहुंची थी। क्या आपको ग्रीन रूम में अपने नाम पुकारे जाने का इंतजार करते हुए लगा कि मैं कितनी दूर आ गया हूं? बिल्कुल। आप जानते हैं, आप देखते हैं कि कुछ लोगों को चुना जा रहा है और आप बस जोई और जीक को चुने जाते देखते हैं। तभी मुझे सच में एहसास हुआ। मैंने सोचा, आप जानते हैं, आपके सपने सच होने वाले हैं और आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। और आप जानते हैं, मैं कभी कभी इसे शब्दों में भी बयां नहीं कर सकता, लेकिन जब मुझे वो कॉल आया तो वो लम्हा कमाल का था। उनका पहला साल प्रभावशाली नहीं रहा। प्रो फुटबॉल फोकस ने उन्हें लीग का सबसे कम रेटिंग वाला रूकी लाइनबैकर बताया था। अगले साल उसी कंपनी ने उन्हें रेटिंग के लिए योग्य 88 लाइनबैकरों में से 87वें स्थान पर रखा। 2018 में पीईडी उल्लंघन पर उन्हें 4 मैचों से निलंबित किया गया था। कुल मिलाकर उन्होंने जेट्स के लिए 64 में से 43 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 4 सैक, 3 इंटरसेप्शन और 241 टैकल किए। ली ने बाद में कई टीमों में कांसास सिटी चीफ्स के लिए भी खेला। हालांकि वो 2019 की चैंपियनशिप सीजन के दौरान संगठन का हिस्सा थे, लेकिन वो प्लेऑफ में नहीं खेले। फिर भी उन्हें सुपर बाउल रिंग मिली। 2021 में उनका करियर खत्म हुआ, जब उन्होंने बफेलो और लास वेगस में थोड़े समय तक खेला। शुरुआती उम्मीदों के बावजूद
वो ना प्रो बाउल पहुंचे, ना कोई बड़ा पुरस्कार जीता और ना ही किसी भी सांख्यिकीय श्रेणी में लीग के शीर्ष के करीब पहुंचे। फुटबॉल करियर खत्म होने के बाद ली फिर सुर्खियों में आने लगे। फुटबॉल नहीं, बल्कि और भी परेशान करने वाली वजह के लिए। दो 2026 तक ली अब एनएफएल में नहीं था और चैटानूगा के पास ओल्टावा टेनेसी में एक किराए के घर में रह रहा था। उसी समय वो गैब्रिएला कार्वाल्हो परपेचुओ के साथ रिश्ते में था। दोनों की मुलाकात कैसे हुई ये सार्वजनिक नहीं है, लेकिन फरवरी की शुरुआत में वे ओल्टावा के घर में 10 दिन साथ रहे। गैब्रिएला, जिसे परिवार और दोस्त बेला कहते थे, 29 साल की गर्मजोश और महत्वाकांक्षी महिला थी। उसके माता पिता ने उसे मिलनसार बताया, जो किसी को अजनबी नहीं मानती थी। बेला का पालन पोषण मैसाचुसेट्स में हुआ और 15 साल की उम्र में उसका परिवार फ्लोरिडा चला गया, जहां वो बस गईं। बाद में युवा महिला के रूप में वह न्यूयॉर्क सिटी गईं, ताकि चिकित्सा पत्रकारिता में करियर बना सकें, क्योंकि मेडिकल क्षेत्र में कहानी कहने का विचार उन्हें आकर्षित करता था। समय के साथ उनकी रुचि बदल गई। उन्हें समझ आया कि वह मरीजों के साथ कमरे में रहना चाहती थीं, न कि बाहर से उनके बारे में लिखना। उन्होंने कॉलेज नर्सिंग प्रोग्राम में इस स्पष्ट लक्ष्य के साथ दाखिला लिया कि वो नवजात शिशुओं की उनके जीवन के सबसे नाजुक घंटों में देखभाल करें। वो दयालु, प्रेरित थीं और 3 महीने में पढ़ाई पूरी करने वाली थीं। लेकिन फरवरी 2026 में वो भविष्य अचानक खत्म हो गया। 5 फरवरी को दोपहर करीब 1:30 बजे डेरॉन ली के घर स्नोकोनवे, ओटावा से 911 पर एक कॉल आई। ली ने डिस्पैचर को बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड सांस नहीं ले रही और सीपीआर हो रहा है। यह कॉल मेडिकल इमरजेंसी के तौर पर डिप्टी अधिकारियों को भेजी गई, लेकिन जब अधिकारी घर पहुंचे तो वहां का नजारा बिल्कुल अलग कहानी बयां कर रहा था। डिप्टी अधिकारियों ने बेला को लिविंग रूम के फर्श पर बेहोश पाया, जहां आपातकालीन चिकित्सा टीम उसका इलाज कर रही थी। उसके शरीर पर साफ साफ चोट के निशान थे, जिन्हें देखकर तुरंत चिंता बढ़ गई। ली का जवाब सीधा था। उसने कहा कि वह नींद से जागा तो उसे सोफे पर बेहोश पाया। जैसे जैसे अधिकारी घर में आगे बढ़े, उन्होंने जो देखा उससे उनका संदेह और बढ़ गया। वहां जबरन घुसने के कोई निशान नहीं थे। रसोई में टूटा हुआ कांच बिखरा हुआ था। घर के कई हिस्सों में दीवारों पर, फर्श पर और यहां तक कि सीढ़ियों पर भी खून मिला था। सफाई का सामान ऐसी जगह छोड़ा गया था जहां उसका कोई मतलब नहीं था, जिससे अधिकारियों को लगा हाल ही में किसी ने साफ करने की कोशिश की थी। मुझे नहीं पता, मुझे कोई अंदाजा नहीं। धन्यवाद, मैं अभी ऊपर ही था। मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। वो कहाँ रहता है पता नहीं। मुझे पसंद है। उसकी दवा कहाँ है? नहीं, हमें दवा कहाँ है? मुझे पता है। मुझे नहीं पता। पता मैं नहीं। मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। हम यहाँ से जा रहे हैं, है ना? 3। ठीक है सर। नहीं, यह बंद हो जाता है। मैं ये मेरे घर से तो ये मैं तुमसे मिलने आऊंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब अधिकारियों ने खून की मात्रा और जहां वह मिला था उस पर विचार किया, तो वह ली की बताई गई घटनाओं से मेल नहीं खाता था। यह किसी ऐसे आदमी जैसा नहीं लग रहा था जो बस जागा हो और अपनी गर्लफ्रेंड को बेसुध पाया हो। और फिर खुद ली भी था। अधिकारियों ने उसे घबराया, बेचैन और घर में हुई घटना पर स्पष्ट जवाब देने में
असमर्थ बताया। उस समय अधिकारियों को डेडोनली से कुछ स्पष्टीकरण चाहिए था। मैं सब जानते हैं, सही जाएंगे सर, बहुत बात है। तू क्या चल रहा था? तुमने कहा था तुम ऊपर सो रहे थे। हाँ मैं सो रहा हूँ। तो फिर उसे कैसे नहीं पता कि हमने क्या देखा? मुझे नहीं पता। मैंने उससे कहा कि उसे नहाना है, बस इतना ही। मैं गहरी नींद में था, उसी समय के आसपास में था। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। ठीक है? ठीक है, क्या हो रहा है? हमने शावर चलाया क्योंकि खिड़की खुली थी। समय बीता और भल दोहराया, वो जैसे फट गया। मैं उसे साफ कर रहा था। ये सब सोने से पहले हुआ। ठीक है, मुझे लगा था कि वो नीचे आकर उन माता पिता के पास से इसे पूरा कर देगी, लेकिन फिर मैं वापस नीचे आया और फिर ये हुआ। क्या वो ठीक है? ठीक है, तो सीढ़ी के बारे में समझाओ। अरे खिड़की खुली थी, घर जम गया। हाँ, मैंने कहा था कि उसने खिड़की खुली छोड़ी, इसलिए ये हुआ। मेरा मतलब था खिड़की बंद करके हीटर चालू कर दें। हाँ, जैसे सीधे स्लीव्स पहन लो, बस इतना ही। तुम ठीक हो? वे अब भी उस पर काम कर रहे हैं। उसका नाम क्या है? Perpetual. I spell that P-E-R-P-E-T. मेरा नाम क्या है? गैब्रियल। G-A-B-R-I-E। ठीक है, तो तुम ठीक हो? ठीक। हाँ, hey, I'm just trying to. मुझे नहीं पता कि ये वही है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि ये पिछले हफ्ते हमारे दूसरे सेकेंडरी साल जैसा है। उसके पास उसी तरह का बाथमेट है। मुझे पता है वो ऐसी है क्योंकि मैंने खुद को पहले भी ऐसा करते हुए पकड़ा है। यही मेरी बाईं तरफ की प्रतिक्रिया थी। मुझे नहीं पता कि जब वो बहुत देर तक शावर लेती है तब क्या होता है, और मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये अच्छा रूप है। मैं आपको कुछ ग्राफिक्स दिखा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ वो शक्कर पजल। हे भगवान, तुम क्या ढूंढ रहे हो? मैं एक बड़ा ब्लॉक ढूंढ रहा हूँ। मैं इसके लिए उनसे पैसे ले सकता हूँ। हे भगवान, क्या तुम्हारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं? हमारे बच्चे हैं? नहीं सर। तो जानते हो मेरे भी बच्चे हैं, और मुझे तुम्हें ये कहना पड़े कि बस से सीधे किसी बच्चे को गोली मार दो या कुछ ऐसा। हे भगवान, मैं नहीं। मुझे नहीं पता। बाकस, स्कॉट, मुझे नहीं पता। मैं नहीं। मुझे नहीं पता। क्या वो प्रेग्नेंट है? मुझे नहीं पता। वो प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही है? क्या उसने दवा ली?
नहीं। ठीक है, समझ गया। और आखिरी बार आपने गैब्रिएला को कब देखा था? जब आपने उसे इस हालत में पाया, उससे पहले आपने उसे आखिरी बार कब देखा था? अरे, क्या मुझे पार्टनर को आगे भेजना है? मैं जानकारी दे रहा हूँ और ये करूँगा। मैं सिर्फ इसी फील्ड पर काम कर रहा हूँ। ये बेहतर है। अरे मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं उसकी ऊपर रखी छोटी छोटी पहाड़ी जैसी गेंदें देख रहा था। वो मुझे नहीं पता, मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसके पास वो है। वो उन्हें अपनी पीठ पर रखती है, वो इसे अपनी पीठ पर रखती है। क्या तुमने उसे वहां देखा? बात करो ताकि पता चले। धन्यवाद, हम तुम्हें अपडेट देंगे। यही मैं कह रहा हूँ। हे भगवान, वो कितनी देर तक था? रुको, तो क्या मैं यहाँ थोड़ा देर से आया, तो मुझे बताओ क्या चल रहा है? मैं नीचे आया, मैं उठा और वो पहले से ही सोफे पर लेटी हुई थी। जब मैं नीचे आया, वो पहले से ही सोफे पर लेटी हुई थी, लेकिन उससे पहले मुझे नहीं पता कि वो ऊपर जा रही थी या नीचे। मैं नहीं जानता, यही मैं कह रहा हूँ। और फिर मैं नीचे आया और उसी दौरान वो मेरी बेटी की तरफ वाले सोफे पर लेटी हुई थी। मैं बोला, मैं तो बिल्कुल वैसा ही हूँ। वो कुछ नहीं बोल रही थी, इसलिए मैंने तुरंत बुलाया। मैंने पूछा क्या हुआ? मैं उठ रहा हूँ। आखिर क्या हुआ? जैसे मैं बेहोश था, काफी देर से सो रहा था। मैं समझने की कोशिश कर रहा था, पता नहीं क्या हुआ। क्या वो फूंबा आ रही है? क्या हुआ? क्या वो फूंबा आ रही है? क्या वो थी? हाँ, असल में मैंने अभी उसे देखा नहीं। ओह, मुझे नहीं पता था क्या था, मुझे नहीं पता। तो क्या है? किसी का खून बह रहा था, खून सीढ़ियों से नीचे जा रहा था। शायद वही थी। दुकान में पीछे देखें, पता नहीं वहां किताब है या नहीं। मुझे नहीं पता कि वो भीड़ के पास सोई थी या नीचे जाने की कोशिश कर रही थी। मैंने सुना नहीं, मतलब आप ज्यादा कुछ सुन भी नहीं सकते। क्या आप सब अलग अलग कमरों में सोते हैं? हाँ, हम तीसरे नंबर के बेडरूम तक चले जाते हैं। मुझे नहीं पता कि जब वो यहाँ आई थी तो उसे ऐसा लगा या नहीं, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मतलब क्या? वो लोग अभी भी उसका इलाज कर रहे हैं। Hold on, the Russians. There's also CID. Do this. He just made a comment about, I don't know if she died. If she died there. I think she died in the shower. Downstairs. There's blood, handprints, bloody handprints. And then also she had just they're all just do it on the right side. No one just hang them in the car or something. It's a great important seriously, I want to work this, yeah. तो क्या सुनने के लिए आखिरी बार उससे कब बात की थी? उसने तुम्हारा जिक्र किया था। मैं कल शाम तुमसे बात कर रहा था। तो उससे मुझे लगता है आप पूरे समय यही थे। वो नहीं, ब्रैंडन मिलता नहीं है। आप घर कब है? मैं प्रक्रिया के बारे में बता रहा था और यही हुआ, लेकिन वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। वो उससे दूर थी। हाँ, वो अब भी उससे दूर थी। और फिर मैं वापस आया, मैंने कहा मत। हम कार में बैठकर यहाँ से जाएंगे। ठीक है। हमें लोगों को बनाना ही होगा। ली को अधिकारियों की जांच के दौरान हिरासत में रखा गया। फॉरेंसिक टीम ने ब्लू स्टार रसायन का उपयोग किया, जो ल्यूमिनॉल जैसा है। जांच में सामने आया कि घर के कई हिस्सों से खून साफ किया गया था, जिससे सबूत छुपाने की कोशिश का संकेत मिला। घर और गराज में खड़ी गाड़ी में भी खून के निशान मिले, जिससे पता चलता है कि हिंसा कई कमरों तक फैली थी। एक कमरे में
ब्लू स्टार रिएक्शन ने कुछ खास तौर पर परेशान करने वाली चीज दिखाई। कालीन पर इंसानी हाथों के निशान उभरे हुए थे। जांचकर्ताओं ने देखा कि निशान ऐसे थे जैसे कोई व्यक्ति फर्श पर दबाव डालते हुए खुद को उठाने या रेंगने की कोशिश कर रहा हो। वीडियो के समय तक अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से नहीं बताया कि हाथों के निशान किसके हैं। पुलिस हलफनामे के अनुसार ली खुद भी शारीरिक संघर्ष के संकेत दिखा रहे थे। जांचकर्ताओं ने उनके चेहरे, हाथों व छाती की चोटें दर्ज कीं। उनके फोन कवर के अंदर भी खून मिला। उनका फोन और कपड़े सबूत के लिए जब्त किए गए। जांचकर्ताओं ने बेला के शरीर पर जो देखा वो बेहद परेशान करने वाला था। उसके पेट पर चाकू के वार से लगी चोट जैसा एक घाव था। उसके सिर और आंखों के आसपास गंभीर चोट के निशान थे। साथ ही उसकी गर्दन भी टूटी हुई थी। उसकी बाहों और धड़ पर चोट के निशान थे और शायद सबसे डरावना यह था कि उसके कंधे पर इंसानी दांत के निशान पाए गए थे। उसका शरीर हैमिल्टन काउंटी फॉरेंसिक सेंटर ले जाकर पोस्टमार्टम किया गया। निष्कर्ष निकला कि बेला की मौत सिर पर कुंद प्रहार से लगी चोट के कारण हुई थी। वो 29 साल की थी। उसे ग्रेजुएट होने में 3 महीने बाकी थे। उसके सामने पूरी जिंदगी थी। फॉरेंसिक सबूत बढ़ रहे थे। जांचकर्ताओं के लिए इतना काफी था। ली को मौके पर हिरासत में लेकर उसी दिन गिरफ्तार किया गया। उस पर प्रथम श्रेणी हत्या और सबूतों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया। जमानत से इनकार कर दिया गया। ये कहानी टेनेसी के उस घर से शुरू नहीं हुई थी। ड्यूरान ली पर कई सालों से हिंसा के आरोप लगते रहे थे। जैसे ही जांचकर्ताओं ने ली के अतीत की जांच की, उन्हें पता चला कि वह 2 राज्यों फ्लोरिडा और ओहायो में अभी भी प्रोबेशन पर था। 2017 में न्यूयॉर्क जेट्स के अपने दूसरे सीजन के दौरान एक महिला ने न्यू जर्सी में मुकदमा किया। आरोप लगाया कि ली ने उसी साल इससे पहले एक हाउस पार्टी में उस पर हमला किया। उसने आरोपों से इनकार किया और मुकदमा बाद में खारिज हो गया। अप्रैल 2023 में ली पर 2 घटनाओं से जुड़े घरेलू हिंसा और हमले के आरोप लगाए गए। 1 अक्टूबर 2022 में, दूसरा अप्रैल 2023 में। 2023 की घटना में ली की अपनी मां शामिल थीं। डबलिन ओहायो पुलिस के मुताबिक एक गवाह ने चीखें सुनकर ऊपर जाकर ली को अपनी मां पर मुक्का उठाए देखा। गवाह ने उसे वहां से हटा दिया। ली की मां ने बाद में अधिकारियों को बताया कि उसने उन्हें दीवार से धक्का दिया, जमीन पर गिरा दिया और उनके चेहरे पर बार-बार मुक्के मारे। ली ने 2025 में हमले के प्रयास के कम किए गए आरोप में दोषी होने की बात स्वीकार की। उन्हें 90 दिन की जेल हुई, जिसमें से 88 दिन निलंबित रहे, इसलिए उन्होंने सिर्फ 2 दिन जेल में बिताए। उन्हें फरवरी 2027 तक प्रोबेशन पर रखा गया। 2022 की घटना में एक महिला ने पुलिस को बताया कि ली ने फोन उसके सिर पर इतनी जोर से फेंका कि उसके कान से खून निकलने लगा। रिपोर्ट में बताया गया कि ली ने उसका गला पकड़ा और सिर के पास तकिए पर मुक्का मारा, जिससे गर्दन पर लाल निशान आए। एक पैटर्न साफ तौर पर बनता दिख रहा था और जांचकर्ता बाद में ली की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान इस इतिहास का हवाला देंगे। ठीक है, हम यहाँ डॉकेट नंबर 20,06,151 प्रथम श्रेणी हत्या, डॉकेट नंबर 20,06,152 सबूतों के साथ छेड़छाड़ या उन्हें गड़बे के मामले की प्रारंभिक सुनवाई के लिए उपस्थित हैं। मार्च की शुरुआत में ली की प्रारंभिक सुनवाई में जांचकर्ताओं ने परेशान करने वाला विवरण पेश किया। ली के फोन से डेटा डाउनलोड करने के बाद जासूसों को पता चला कि ली ने 911 कॉल किए जाने से एक दिन पहले चैट जीपीटी से खास चोटों और पुलिस की संलिप्तता के बारे में सलाह मांगी थी। क्या पूरी बातचीत के दौरान ऐसा लगा कि चैट जीपीटी मिस्टर ली को सलाह दे रहा था? उस पे क्या लिखा है? ये जनरली से चैट जीपीटी के लिए है।
एली, फिसलने या गिरने और बाथरूम में शावर के दौरान चोट लगने के शारीरिक संकेत क्या हैं? क्या वो 4 फरवरी को है? 4 फरवरी 2026 को 11,490 पर। और क्या आपको पता है कि क्या इस असहमति में वो किसी ऐसी बात का जवाब दे रहे हैं जो चैट जीपीटी ने करी थी? हाँ। क्या आपको याद है कि वो क्या था? फिसलना या गिरना वो प्रकाशकों को कॉल करता है, यही लिखा है। वो जवाब देता है, जीवन अनुबंधों को छेदता है, टकराता है। चैट जीपीटी उसके सवालों का जवाब दे रहा है। हाँ, ये कहता है हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन ये जरूरी गलतियां हैं। क्या फिसलने या गिरने से चोट या स्लैब के घाव हो सकते हैं? ये अक्सर खास हालात में होता है। वो कैसा दिखेगा? छोटे छेद जैसे घाव, गोल या अंडाकार आकार के। शुरुआत में बहुत कम खून निकलता है, फिर बाद में सूजन आ जाती है और घाव चाकू से लगे जैसा दिखता है, भले ही वो चाकू से ना हुआ हो। और आपकी जानकारी के अनुसार सभी संदेशों की पूरी तरह से समीक्षा करने के बाद क्या ये मिलती जुलती बातचीत है जो मिस्टर ली चौथे और पांचवें को चैट जीपीटी के साथ कर रहे हैं? 5 फरवरी को क्या आपको वे संदेश याद हैं जब मिस्टर ली ने चैट जीपीटी से 911 पर कॉल करने के बारे में पूछा था? क्या आपको उन संदेशों का भाव याद है? वो बार बार कह रहा था कि वो 911 पर कॉल करना चाहता है, लेकिन सुनिश्चित करना चाहता है कि ये एक EMS का मामला है, पुलिस वाला नहीं। यहाँ हमारे पास चैट जीपीटी का निचला हिस्सा है। क्या आप देख रहे हैं जहाँ लिखा है? अगर आप चाहें तो मुझे यह बताएं। क्या चैट जीपीटी संदेशों में अक्सर ऐसा होता है कि चैट जीपीटी आगे और सवाल पूछता है? हाँ, ठीक है। और तो आप देख सकती हैं चैट, अगर मैं गलत हूँ तो सुधारें। चैट जीपीटी कहता है गिरने से छेद या फटने जैसे घाव हो सकती हैं। ये अक्सर साफ चाकू के घाव जैसे नहीं लगते। चोट के पैटर्न के आसपास का संदर्भ खुद छेद से ज्यादा मायने रखता है। और फिर ये कहता है अगर आप चाहें तो मुझे बताएं कि शरीर के किस हिस्से पर कितने छेद हैं, गहराई और आकार क्या है, और आसपास कौन कौन सी चीजें थी। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ ये जांचने में कि क्या ये मेल खाता है। मेरा मतलब है मुझे जांचने दें। क्या ये फिसलने और गिरने से मेल खाता है या ये कुछ ऐसा है जिसे जांचना चाहिए? फिर से, क्या ये मिस्टर ली और चैट जीपीटी के बीच अन्य संदेशों के जैसा है? हाँ। और मिस्टर ली क्या कहते हैं? उनका जवाब है हाँ, पेट के बीच वाला हिस्सा, अंदर, हिप। क्या आपको याद है कि क्या आपको याद है परपेचुअल्स के पेट या हिप पर चोट थी? वो क्या थी? एक छुरा घोंपने का घाव था और फिर उसके कूले पर भी कुछ था, मुझे नहीं पता वो साइकिल का कोई हिस्सा था या नहीं। उसकी जांघ पर भी छुरा घोंपने का घाव था। चैट जीपीटी फिर से कहता है अगर आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं। तो क्या चैट जीपीटी फिर से उससे और जानकारी मांग रहा है? हाँ। ठीक है। और क्या आप देख सकते हैं कि जैंडर ली मालिक कहती हैं हाँ, 2 चुभने जैसे दिखने वाले घावों के नीचे मील पड़ा है। मंत्री ली, इसमें लिखा है उसकी दोनों आंखें सूजी हैं। ये किस तारीख का है? ये 4 फरवरी 2026 की तारीख है। समय 11:64 अगला संदेश चैट जीपीटी से है जिसमें लिखा है ठीक है, आधे सेकंड के लिए मजाक रोक दो क्योंकि दोनों आंखों का सूजना गिरने से भी हो सकता है, लेकिन यह मामला अब गेट चेक की सीमा में है, आदमी या आईएसआईएस में नहीं। क्या आपको याद है कि मिस्टर ली का कौन सा संदेश था जिससे चैट जीपीटी ने उन्हें मजाक करने के लिए कहा था या नहीं कहा था? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता, मैं पक्का नहीं कह सकता कि कौन सा था। मजाक वाले संदेश किसी बात से आए थे, याद नहीं। क्या आप जानती हैं कि LOL का क्या मतलब होता है? हाँ। क्या आप जानती हैं कि LMAO का क्या मतलब होता है? हाँ। LMAO का क्या मतलब होता है? LOL का क्या मतलब होता है?
क्या इस समय अवधि के दौरान मिस्टर ली द्वारा किसी व्यक्ति को लगी चोटों के बारे में भेजे गए किसी भी संदेश में मिस्टर ली ने LMAO या LOL का इस्तेमाल किया है? मुझे लगता है यही आखिरी है। इसकी तारीख क्या है? इस पर लिखा है 2,42,026 समय 1,233। वो कहता है चैंडर ली मालिक कहता है कि उससे हर जगह खून लग गया था। क्या ये सही है? सुनवाई के बाद जज ने प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार पाया और मामला ग्रैंड जूरी को भेजा। अगर उस पर औपचारिक आरोप लगाए जाते हैं तो ली को हैमिल्टन काउंटी में आपराधिक सुनवाई का सामना करना होगा, जहां जूरी उसकी दोषिता या निर्दोषता तय करेगी। फिलहाल कानूनी प्रक्रिया जारी रहने के दौरान ली बिना जमानत हिरासत में है। टेनेसी में फर्स्ट डिग्री मर्डर के दोषी को ली को 3 सजा मिल सकती है: मृत्युदंड, बिना पैरोल के उम्र कैद या पैरोल की संभावना के साथ उम्र कैद। हालांकि उसमें भी कम से कम 51 साल जेल में बिताने होंगे। जहां आपराधिक मामला चल रहा है, वहीं बेला के परिवार ने भी कानूनी कदम उठाए हैं। उन्होंने ली पर दीवानी मुकदमा कर गैब्रिएला की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए मुआवजा मांगा। दीवानी मामले में अभियोजकों को दोष साबित करने के लिए उचित संदेह से परे दोष साबित करने की जरूरत नहीं होती, जिसे पूरा करना कहीं ज्यादा कठिन होता है। यह कम प्रमाण मानक पर चलता है, यानी आपराधिक अदालत में कुछ भी चल रहा हो, यह अपने समय पर आगे बढ़ सकता है। इस कहानी का एक रूप है जो फुटबॉल से शुरू होकर फुटबॉल पर ही खत्म हो जाता है, जिसमें एक होनहार करियर अपनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया, एक ऐसा खिलाड़ी जो NFL तक तो पहुंचा लेकिन कभी मशहूर नाम नहीं बन पाया। कहानी का यह पक्ष निराशाजनक है लेकिन आम है। कई पहले राउंड के खिलाड़ी अपनी ड्राफ्ट पोजीशन के मुताबिक स्टार नहीं बन पाते, लेकिन हम इस वीडियो में यह कहानी नहीं बता रहे हैं। इस वीडियो में हम बेला की कहानी बता रहे हैं, एक युवा महिला जिसने नवजात शिशुओं की देखभाल करने के अपने सपने को पूरा करने के लिए देश के एक छोर से दूसरे छोर तक सफर किया और जो अपनी डिग्री पाने से बस कुछ ही महीने दूर थी। एक ऐसी महिला जिसने हर किसी के अनुसार अपने आसपास के लोगों को अहमियत और अपनापन महसूस कराया। हम बता रहे हैं कि कैसे उसकी जिंदगी किराए के घर में अचानक खत्म हो गई, जहां वो कुछ हफ्तों से रह रही थी। डेरोन ली के खिलाफ कानूनी कार्यवाही बढ़ने के साथ ओल्टावा टेनेसी में उस फरवरी दोपहर की पूरी घटना अदालत में सामने आ रही है। हमें जो पता है वह ये है, एक होनहार जीवन जल्दी छिन गया और जिस आदमी को कभी रविवार को खचाखच भरे स्टेडियमों में सराहा जाता था, अब सलाखों के पीछे है। उसी जीवन को खत्म करने का आरोप उस पर है।